नमस्कार। सत्यहिंदी.com के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। उम्मीद है कि आप सब लोगों ने अच्छे से दीपावली मनाई होगी, दीपावली का पर्व मनाया होगा। ये देश और आप सब लोग बहुत खुशहाल रहें, इसी उम्मीद के साथ हम नया कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। हालांकि इस समय भारत पाकिस्तान सीमा पर तनाव बना हुआ है। रह रहकर कुछ फायरिंग की घटनाएं होती रहती हैं, टेंशन बढ़ रहता है। दोनों तरफ जो फौजें हैं वो लगातार चौकस रहती हैं। अभी भारत और चीन सीमा विवाद पूरी तरह से सुलझा नहीं है, वहां भी सेना की वापसी का काम चल रहा है, लेकिन भारत पाकिस्तान सीमा पर तनाव बढ़ रहा है। भारत और पाकिस्तान और चीन के बीच भारत और पाकिस्तान दो दोस्त जैसे देश हुआ करते थे। भारत मानता रहा कि भारत पाकिस्तान जो पाकिस्तान है वो भारत का ही हिस्सा रहा है, और एक विभाजन के बाद 1947 के बाद जो बंटवारा हुआ उसने एक ऐसी दीवार खींच दी जो खत्म नहीं हो रही और लगातार तनाव बना रहता है। क्या इसे सुलझाया जा सकता है? क्या हम लोग फिर से दोस्त बन सकते हैं? क्या सीमा पर तनाव को कम किया जा सकता है? इस पे तमाम कोशिशें होती रहती है, लेकिन इसका क्या रास्ता है, इस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ बेहद विद्वान सुप्रीम कोर्ट के जज रहे जस्टिस मार्कंडेय काटजू साहब हैं। काटजू साहब, आपका बहुत स्वागत है। आपके जो विचार हैं वो एक नई दिशा देने की काम करते हैं देश को, और लगातार आप जो बात करते हैं उस पर बहस शुरू होती है। अभी भारत पाकिस्तान सीमा पर जो विवाद बना हुआ है उसको देखकर आपको क्या लगता है? क्या ये विवाद खत्म हो सकता है? क्या हम फिर से आराम से रह सकते हैं? देखिए, पहले आपको एक चीज समझनी होगी कि वास्तव में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश एक ही मुल्क है जी। ये बंटवारा बड़ा भारी अंग्रेजों का फ्रॉड था। हम एक मुल्क हैं, एक ही तहजीब है, एक ही जुबान है। ज्यादातर लोगों में ये हिंदुस्तानी जिसमें मैं आपसे बोल रहा हूँ देखने में एक जैसे हैं, और मुगलों के जमाने से हम एक थे और फिर हम एक होंगे, मगर उसमें 15-20 साल लगेगा। मगर मैं कहना ये चाहता हूं कि भारत और पाकिस्तान दोनों एक ही मुल्क हैं। तो जब भारतीय सैनिक गोली चलाते हैं पाकिस्तानियों पे, तो वास्तव में वो अपने पे गोली चला रहे हैं, क्योंकि हम एक ही मुल्क हैं। और इसी प्रकार जब पाकिस्तानी लोग गोली बम चलाते हैं हिंदुस्तानियों पे, तो वो वास्तव में अपने पे गोली चला रहे हैं। तो ये निहायत मूर्खता है अपने पे गोली चलाना। तो लिहाजा ये मेरी आज ही बात हुई थी जनरल अता हसनैन से, बड़े विद्वान हैं, रिटायर्ड कोर कमांडर। मैंने कहा आप लोग बड़ी तालियां बजाते हैं कि हमने पाकिस्तानियों पे गोली चलाई, इतने पाकिस्तानी मार दिए, और वास्तव में आपने अपने को मारा, क्योंकि पाकिस्तान और हिंदुस्तान एक ही मुल्क है। ये देखिए, ये जो बंटवारा था ये बड़ा भारी फ्रॉड था। हकीकत ये है कि 1857 तक कोई सांप्रदायिक समस्या नहीं थी भारत में। ये सब शरारत शुरू हुई थी 1857 में, जब ग्रेट म्यूटिनी हुई, बगावत। और उसमें हिंदू मुस्लिम मिलके लड़े थे अंग्रेजों से। उस म्यूटिनी को कुचल देने के बाद अंग्रेजों ने तय किया कि एक ही तरीका है हिंदुस्तान पे कंट्रोल करने का, वो है डिवाइड एंड रूल, बांट करो और राज करो। और ये आप पढ़िएगा गूगल पे, हिस्ट्री इन द सर्विस ऑफ इंपीरियलिज्म। ये बी.एन. पांडे प्रोफेसर थे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के, जो बाद में शायद उड़ीसा के गवर्नर बने। उनकी स्पीच थी राज्यसभा में, तो उन्होंने अपने स्पीच में वो लेटर्स के डेट्स दिए हैं, हवाले दिए हैं कि जो लंदन से आए यहाँ वाइसरॉय को कि लड़वाओ हिंदू मुसलमानों को। तो ये सारा शरारत शुरू हुई 1857 के बाद। और अंग्रेज कलेक्टर रात को पंडित जी को बुलाता था, पैसा देता था चुपके से, कहता था कल से मुसलमानों के खिलाफ बोलो। और इसी तरह रात को मौलाना साहब को बुलाता था, पैसा देता था, वो कहता था कल से हिंदुओं के खिलाफ बोलो। और वो एजेंट प्रोवोकेटियर भाड़े के टट्टू हायर किए गए कि कोई गाय काट दो, मंदिर में रातों रात फेंक दो और दीवार पे लिख दो अल्लाह अकबर, तो सवेरे हिंदू जगेंगे, सोचेंगे सारे मुसलमान बदमाश हैं। या कोई सुअर काट के फेंक दो मस्जिद में और दीवार पे लिख दो जय श्री राम, तो मुसलमान सोचे सारे हिंदू बदमाश हैं। ये सब शरारत हुई 1857 के बाद। और वो मिंटो मॉले रिफॉर्म्स आए कि सेपरेट इलेक्टेड
और ये धारणा का प्रचार हुआ कि हिंदी जुबान हिंदुओं की, उर्दू जुबान मुसलमानों की, जबकि हकीकत है कि उर्दू हमारे सब पढ़े लिखे लोगों की जुबान थी। हमारे बाप दादा उर्दू ही में पढ़ते लिखते। तो ये सब जहर बोते बोते बंटवारा हुआ। मगर ये बंटवारा बिल्कुल आर्टिफिशियल है। पाकिस्तान कोई मुल्क नहीं है, ये फर्जी मुल्क है। इट इज अ फेक एंड आर्टिफिशियल कंट्री। और फिर से रीयूनाइट होगा इंडिया के साथ, मगर उसमें 15-20 साल चले लगेंगे। क्योंकि देखिए पाकिस्तान क्या है, पंजाब है, सिंध है, बलूचिस्तान है, ये सब भारत के ही हिस्से थे मुगलों के जमाने से। मुगल बादशाह अकबर के जमाने से ये सब हिंदुस्तान के हिस्से थे। और वहाँ के मेरे तमाम दोस्त हैं पाकिस्तानी दोस्त, मैं हिंदुस्तानी में बात करता हूँ उनसे स्काइप पे, जैसे आपसे बात कर रहा हूँ। और मुझे कोई फर्क ही नहीं लगता कि किसी विदेशी से बात कर रहा हूँ, लेकिन हिंदुस्तानी में। आपकी बात से सहमत हूं मैं, लेकिन ये अंग्रेजों को कोसने का सिलसिला कब तक जारी रखेंगे हम? पहली बात। दूसरी बात, अभी जो पाकिस्तान का जो डिवीजन की बात है, पाकिस्तान जो बना, बंटवारा जो हुआ, उसका झगड़ा तो अभी खत्म ही नहीं हुआ कि किसको हम गाली दें, जवाहरलाल नेहरू को दें, सरदार पटेल को दें, जिन्ना को दें। अभी तक तो यही हिसाब नहीं कर पाए हम। और आप फिर एकजुट भारत की बात कर रहे हैं। जो लोग अखंड भारत की बात करते हैं उनके लिए तो एक एक करके पूछे, एक सवाल पूछे उसका जवाब सुने। आपने 2 सवाल पूछ लिए, तो ये तो मैं जवाब ही नहीं, मैं भूल गया पहला सवाल ही क्या था। आप एक सवाल पूछिए, जवाब है। पहला सवाल ये है कि हम अंग्रेजों को कब तक कोसते रहेंगे? हाँ, इसका जवाब मैं दे रहा हूँ। देखिए, पहले तो आपको ये समझना चाहिए कि ये बंटवारा हुआ क्यों। वो जो आपका सवाल है उसको जवाब देने के लिए थोड़ी गहराई में जाना होगा, जल्दीबाजी में जवाब नहीं हो पाएगा। बंटवारा इसलिए किया क्योंकि पूरी ब्रिटिश पॉलिसी और वेस्टर्न कंट्रीज की पॉलिसी थी कि भारत एक मॉडर्न इंडस्ट्रियल जायंट के रूप में उभर के ना आए। देखिए, इसको थोड़ा सा मुझे आपको समझाना होगा, मगर जरा इकोनॉमिक्स में जाना होगा। देखिए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का बड़ा एक हिस्सा होता है कॉस्ट ऑफ लेबर। जो कॉस्ट ऑफ लेबर इज अ बिग चंक ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और जहां कॉस्ट ऑफ लेबर कम होगा तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कम होगा। और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा तो आप अपना माल सस्ते में बेच सकते हैं और अपने बिजनेस राइवल को अंडर सेल कर सकते हैं। देखिए, कंपटीशन होता है मार्केट में, और एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन को एलिमिनेट करता है बम गोलियों से नहीं, बट बाय अंडर सेल, उससे सस्ते में बेचने वही हाई क्वालिटी माल को। यही नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे होता है। तो जो जिस कंट्री के पास चीप लेबर है, अगर उसने एक मैसिव इंडस्ट्रियल बेस बना लिया, तब उसको डिस्टिंक्ट एडवांटेज होता है ओवर द कंट्रीज हैविंग एक्सपेंसिव लेबर। वेस्टर्न कंट्रीज में लेबर बहुत एक्सपेंसिव है। हमने अगर एक इंडस्ट्रियल बेस, मैसिव इंडस्ट्रियल बेस बना दिया, जिसकी पूरी अब संभावना है, क्योंकि हमारे पास हजारों बड़े ब्रिलियंट इंजीनियर्स हैं और टेक्नीशियंस हैं और नेचुरल रिसोर्सेज हैं। हमारे इंजीनियर ये सिलिकॉन वैली को मैन कर रहे हैं आईटी में, कैलिफोर्निया में। और मैं जाता हूँ अमेरिका अक्सर, तमाम अमेरिकन यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर हैं हिंदुस्तानी साइंस, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में। तो हमारे पास सब कुछ है जो एक मॉडर्न इंडस्ट्रियल कंट्री बनाने के लिए जरूरी होता है। मगर अगर हमने मॉडर्न ह्यूज इंडस्ट्रियल बेस बना लिया भारत में, तो अपने सस्ते लेबर की वजह से हम माल बेचेंगे आधे दाम पे जिस पे वेस्टर्न कंट्रीज बेचते हैं, या 1/3 दाम पे बेचेंगे। तो उनका माल कौन खरीदेगा? उनकी तो फैक्ट्री फिर बंद हो जाएगी। तो क्या ये होने देंगे? अपनी फैक्ट्री वेस्टर्न कंट्रीज बंद होने देंगे? कभी नहीं होने देंगे। किस तरीके से रोका जाए भारत को एक मॉडर्न इंडस्ट्रियल जायंट बनने से? वो तरीका है कि लड़वाओ हिंदुस्तानियों को रिलीजन के नाम और कास्ट के नाम और भाषा के नाम, आजकल रिलीजियस झगड़े करवाए जा रहे हैं। पूरा खेल ये है, अब समझ लीजिए। तो हमारी भारतीय सरकार भी कठपुतली है वेस्टर्न कंट्रीज के गिरफ्त में, और पाकिस्तानी सरकार भी कठपुतली है वेस्टर्न कंट्रीज के गिरफ्त में। और असली में जो आपने कभी कठपुतली का नाच देखा है? जी, कठपुतली के नाच में आप जो कठपुतलियां देखेंगे जो लड़ रही हैं एक दूसरे से, मगर उस पर्दे के पीछे जो पपेटियर है वो आपको नहीं दिखाई देता है। तो वेस्टर्न कंट्रीज ये सब पपेटियर हैं, वो लड़वा नहीं। हमारी गवर्नमेंट जो है वास्तव में नाम के लिए आजाद है,
हिंदुस्तानी गवर्नमेंट और पाकिस्तानी गवर्नमेंट, बट ये नाम के लिए हैं, असल में ये गिरफ्त में है वेस्टर्न पावर्स के, और वो चाहते हैं कि लड़े हम लोग ताकि हम लोग कमजोर रहें और उनका फॉरेन आर्म्स बिकते रहें और हम एक मॉडर्न इंडस्ट्रियल जायंट के रूप में उभर के ना आए। देखिए एक चीज आपको बताना चाहता हूँ, इस दुनिया में वास्तव में दो दुनिया है, एक दुनिया ये नहीं है। एक दुनिया है डेवलप्ड कंट्रीज की, जिसमें आती है नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, जापान, ऑस्ट्रेलिया और चाइना भी आ गया है। दूसरी दुनिया है अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, जिसमें इंडिया, पाकिस्तान वगैरह आते हैं। तो हमारा जो उद्देश्य होना है, राष्ट्रीय उद्देश्य, कि हम जल्दी से जल्दी ये अपने को अंडर डेवलप्ड कंट्रीज से परिवर्तन करें और बना दें अपने देश को एक हाईली इंडस्ट्रियलाइज कंट्री। ये हमारा उद्देश्य होना है, क्योंकि वरना हम कभी गरीबी या बेरोजगारी या भुखमरी या स्वास्थ्य सेवा अभाव या दाम बढ़ोतरी, इन सबसे निजात कभी नहीं पा पाएंगे। अगर हम चाहते हैं गरीब न रहें और बेरोजगारी न रहें, पिछड़े न रहें, तो हमको अपने देश को परिवर्तित करना है और एक बड़ा विकसित औद्योगिक देश बनाना है। मगर अगर ये हो गया तो फिर ये जो डेवलप्ड कंट्रीज का क्या होगा, उनका माल कौन खरीदेगा? क्योंकि हमारा लेबर तो बहुत सस्ता है, तो हम उनसे आधे दाम पे बेचेंगे तो उनका माल कोई खरीदेगा नहीं, तो उनकी फैक्ट्री बंद नहीं हो जाएंगी। तो क्या ऐसा वो होने देंगे? पूरा खेल ये देखिए, आप लोग, दिक्कत क्या है आप लोगों के साथ, आप पत्रकार लोग भी हैं और तथाकथित बुद्धिजीवी लोग, आपको खोपड़े में कुछ नहीं, माफ करिए, कोई समझ नहीं है, कोई डीपर गहराई में सोच बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सुपरफिशियल थिंकिंग के लोग आप। पत्रकार देश थोड़ी चला रहे, राजनेता चला रहे हैं, सरकारें नेता, आप नेताओं में कोई फर्क में नहीं, दोनों के खोपड़े में कुछ नहीं। नेता लोग तो गिरफ्त में, मैंने कहा विदेशी ताकतों के जो और पाकिस्तान के नेता भी, ये वेस्टर्न पावर्स की गिरफ्त में है। और वेस्टर्न पावर्स का पूरा गेम है कि लड़वाओ जो डेवलप कंट्रीज हैं वो चाहती, देखिए उनका एक बड़ा सीक्रेट रूल है, ये सुन लीजिए, एक बड़ा सीक्रेट अंडरस्टैंडिंग है डेवलप कंट्री में कि इंडिया मस्ट नेवर बी अलाउड टू बिकम अ डेवलप्ड कंट्री। क्योंकि अगर ये हो गई इंडिया डेवलप्ड कंट्री, एक हाईली इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री, तो अपने सस्ते लेबर के कारण हम अपना माल बहुत सस्ते में आधे दाम पे बेच सकेंगे, जितने दाम पे ये डेवलप्ड कंट्री बेचती हैं, तो उनकी फैक्ट्री बंद हो जाएंगी। नहीं, इसको समझने की कोशिश करिए, ये बड़ा, ये ओपनली नहीं कहेंगे, ये डेवलप कंट्रीज ओपनली नहीं कहेंगे कि हमें ये हमारा सिद्धांत है कि भारत को एक विकसित देश ना होने दिया जाए, मगर ये बड़ा कड़ाई से पालन करते हैं। आपको लड़वाएंगे, आप में अकल तो है नहीं, आप तो हिंदू मुस्लिम के नाम पर लड़ जाएंगे गधे जैसे। अकल तो आपके खोपड़े में भूसा भरा है, आपको जरा सी बात पे लड़वा दिया जाएगा, आसानी से लड़वाया जाता है। लेकिन सर दो बातें हैं इसमें, एक तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है हाईली इंडस्ट्रियल डेवलप्ड कंट्री का सपना देखते हैं, वो प्लान बना रहे हैं या चर्चा बातें करते हैं, बस वो बातें करते हैं, वो असल चीज करते हैं कि राम मंदिर बनाते हैं। हिंदुस्तान विकसित हो ना हो उसकी तो बस बातें करेंगे, और कर्म क्या करेंगे? राम मंदिर, जैसे राम मंदिर बनने से सारी हिंदुस्तान की बेरोजगारी दूर हो जाएगी, गरीबी दूर हो जाएगी। और क्या कहेंगे कि साहब वो जहां कब्रिस्तान होता है वहां शमशान घाट भी होना चाहिए ताकि हिंदू मुसलमान लड़े हैं। अब क्या हम कहें भाई, बताइए, ये सब आप लोग जानते हैं। आपकी बात में एक जो रिदम है, दोनों में साम्य है, वो ये है कि बीजेपी का एजेंडा भी आपकी तरह, आप कह रहे हैं नहीं कह रहे मुझे पता नहीं, लेकिन बीजेपी का एजेंडा भी अखंड भारत का है, तो काटजू साहब भी अखंड भारत की बात कर रहे हैं, तो दोनों में कोई साम्य अंतर है, दोनों में अंतर है। देखिए, जो आरएसएस का अखंड भारत का सपना है, जो कल्पना है, वो हिंदू डोमिनेटेड यूनाइटेड इंडिया का है। अखंड भारत तो है मगर हिंदू डोमिनेटेड। और मेरी जो कल्पना है वो है कि बिल्कुल सेकुलर, कोई किसी को डोमिनेट ना करे। तो ये बहुत बड़ा अंतर हो गया। मैं भी रियूनिफिकेशन चाहता हूँ। देखिए, इस पे आप मैंने संगठन बनाया है इंडियन रियूनिफिकेशन एसोसिएशन, और उसकी वेबसाइट है इंडियन रियूनिफिकेशन एसोसिएशन .weebly.com, इंडियन रियूनिफिकेशन एसोसिएशन .weebly.com।
उस पर चले जाइए, मैंने तमाम उसके लेख को मैंने ही लिखे और हम लोग देखिए अवश्य सफल होंगे क्योंकि हम एक ही मुल्क हैं। ये तो बिल्कुल किसको समझा रहे हैं आप? ये ऐसा नहीं लगता कि दिन में सपने देखने जैसी बात है? जब दिन जवाब देता साल हूँ, में एक साल में 500 बार इसका मैं जवाब देता हूँ। एक सेकंड के छोटा सवाल तो पूछ लूं मैं कि साल में 500 बार से ज्यादा सीज फायर का जो है पाकिस्तान तोड़ता है और रोजाना कोई ना कोई फायरिंग होती है। फिर भारत में जो है स्लीपर सेल के थ्रू या डायरेक्ट जो है आतंकवादियों को भेजकर हमले कराए जाते हैं। तो ये बिटरनेस इस लेवल पर है कि आपकी ये जो मीठी बातें हैं ये रसमलाई काम नहीं आ रही। हो गया, सवाल हो गया आपका जी, मैं जवाब दे सकता हूँ जी। अब सुनिए। देखिए, ये कईयों ने कहा मुझसे कि आप तो सपना देखते हैं रीयूनिफाइड इंडिया का और कई कहते हैं आप तो टाइनी माइनॉरिटी में हैं। मैंने जवाब दिया कि देखो ऐसा है, सत्य में बड़ी शक्ति होती है और कभी कभी जो टाइनी माइनॉरिटी होती है वो भी सत्य बोलती है। टाइनी माइनॉरिटी इज इन द राइट एंड वास्ट मेजॉरिटी। और मैं उदाहरण देता हूं आपको। 1547 में 1547 में एक आदमी था कोपरनिकस, यूरोप का था। उसने पहले बार दुनिया में कहा कि पृथ्वी जाती है सूरज के चक्कर लगाती है, न कि सूरज पृथ्वी का चक्कर लगाता है। तो ये एक पहला आदमी था और ये इतनी शॉकिंग बात लगी, इतना लोग अचंभे में पड़ गए क्योंकि ये बाइबल के खिलाफ था और टोलमी के थ्योरी के खिलाफ था। बाइबल जो ईसाइयों का ग्रंथ है उसमें लिखा है कि सूरज जाता है पृथ्वी के राउंड। तो ये बड़ा शॉकिंग बात कही कोपरनिकस ने कि पृथ्वी जाती है सूरज के राउंड और बड़ी खतरनाक भी थी। 1547 में उसने ये थ्योरी प्रपोज करी और 1625 में यानी 80 साल बाद करीब गैलीलियो जो बहुत बड़ा साइंटिस्ट था उसने कहा ये कोपरनिकस की बात सही है। तो ऑलमोस्ट उसको जला दिया गया। इंक्विजिशन में उसने रिकेंट किया, बात वापस कर बोले कि नहीं मुझसे गलती हो गई, तब जाके जान बची उनकी। यानी कहने का मतलब कि जो सच्ची बात होती है अक्सर वो बड़ी शॉकिंग लगती है क्योंकि कभी सुनी नहीं किसी ने। कोपरनिकस की थ्योरी आज सब मानते हैं कि पृथ्वी जाती है सूरज के अराउंड, सूरज नहीं जाता पृथ्वी के अराउंड। मगर शुरू में जब बात कही गई तो लोगों ने कहा बिल्कुल ये तो सपना है। जब मैजीनी थे इटली के, उन्होंने बात करी इटालियन यूनिफिकेशन की तो लोगों ने कहा ये तो सपना देख रहा है। आप देख लीजिएगा MEZZINI गिसिप मैजीनी, उसने कहा हमको यूनाइट होना है एक इटली। तब इटली के कई छोटे छोटे स्टेट से इटली में जो लोग कहते थे ये तो सपना देख रहा है, डे ड्रीमिंग कर रहा है। मगर बाद उसकी काबू और गैरिबल्डी ने सत्य स्थापित करी। तो कहने इस पे ना जाइए कि बहुत कि लोग कहते हैं मैं सपना देख रहा हूँ, बहुत कम लोग मानते हैं। सवाल ये बात सही है कि नहीं है, हम क्या एक है कि नहीं वास्तव में। देखिए ये तो लड़वा जो सैनिक हैं, सैनिक को तो अपना ऑर्डर का पालन करना है जो ऊपर से आदेश आया। हिंदुस्तानी सैनिक को आदेश आया कि बम फेंको, पाकिस्तानियों पे तो फेंकेगा। और पाकिस्तानी सैनिक पे ऊपर से आदेश आया कि बम फेंको हिंदुस्तानी पे तो फेंकेगा। उसका तो कोई स्वतंत्रता नहीं है सैनिक को, उसको तो ऑर्डर फॉलो करना है। मगर कौन ऑर्डर कर रहा है? आपकी गवर्नमेंट्स कर रही है, इंडियन गवर्नमेंट और पाकिस्तानी गवर्नमेंट। और इंडियन गवर्नमेंट और पाकिस्तानी गवर्नमेंट किसका ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं? वो डेवलप्ड कंट्रीज का ऑर्डर जो वास्तव में मालिक हैं उनके। जो वास्तव में मालिक इंडियन गवर्नमेंट की, पाकिस्तानी गवर्नमेंट की भी वो है, वो विदेश में बैठे हुए हैं, वो आदेश दे रहे हैं कि लड़ो आपस में। तो आप निहायत बेवकूफ किस्म के लोग हैं, ये समझ नहीं पा रहे हैं ये क्या खेल हो रहा है। और अब वक्त आ गया है जब ये बात बतानी है पब्लिक को कि आपको तो बेवकूफ बनाए जा रहे हैं। देखिए कोई दुश्मनी नहीं है, मैं बता रहा हूँ मेरे तमाम दोस्त हिंदू दोस्त गए पाकिस्तान और इतनी प्यार मोहब्बत उनको मिला पाकिस्तान में कि मैं बयान नहीं कर सकता। वो जब गए थे तो बड़ी उनको शक था कि वहां जाके उनको उनकी बेइज्जती हो, उन पे हमले हो। बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ, बहुत प्यार मोहब्बत मिला। और वैसे पाकिस्तानी जब हिंदुस्तान आते हैं यहाँ उनको बहुत प्यार मोहब्बत मिलता है। तो जो जनता है उनमें बड़ा प्यार मोहब्बत है,
ये गवर्नमेंट्स हैं जो लड़वाती हैं, और गवर्नमेंट में साथ साथ आपकी मीडिया मिली हुई है। अधिकतर मीडिया देखिए 100% नहीं, 90-95% आपकी मीडिया बिल्कुल बेशरम और बिल्कुल बिकी हुई है। 95% आप जैसे लोग नहीं हैं। आप सत्य हिंदी.com वास्तव में सत्य पे चलता है, मगर आप जैसे तो बिल्कुल अल्पमत में हैं, थोड़े से हैं। अधिकांश मीडिया आप समझ सकते हैं किधर इशारा है। आपने जब सरकार की बात की और फौज की बात की, तो क्या आप इस बात के पक्षधर हैं, आप इस बात के साथ चलना चाहते हैं कि फौज को आजादी दी जाए फैसले करने की? नहीं, फौज को आजादी नहीं दी जाती है। देखिए फौज का जो डिसिप्लिन होता है उनको ऊपर से जो आदेश आते हैं उसका पालन करना होता है, उनको कोई आजादी नहीं होती है। नहीं, आप चाहते हैं कि दी जाए? नहीं, मैं चाहता हूं कि भारत और पाकिस्तान और बांग्लादेश ये सब एकजुट हो जाएं। ये होंगे एक दिन, क्योंकि वास्तव में हम एक देश हैं। तो ये बात सारी जनता को बताना है कि देखो, ये हम लोग बेवकूफी कर रहे हैं जो एक दूसरे से लड़ रहे हैं। वास्तव में हम एक ही देश हैं और फिर एकजुट होंगे। ये तो अंग्रेजों की चाल थी ताकि अंग्रेज चाहते थे कि भारत एक विकसित देश के रूप में उभर के ना आए, एक मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइज कंट्री के रूप में उभर के ना आए। तो ये हमको इसका प्रचार करना है धीरे धीरे। देखिए, मैं सिपाहियों को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ। सिपाहियों को तो जो वो भोले भाले लोग होते हैं, जो उनको आदेश आता है ऊपर से उनको पालन करना पड़ता है। हम पब्लिक का कह रहे हैं। अब सैनिक का छोड़िए, हम पब्लिक, आप जैसे लोगों को, आप लोगों के भेजे में मैं जो गोबर भरा है वो हटा के मैं भेजा डालना चाहता हूँ। ये मेरा पूरा, देखिए जिंदगी में 75 साल का हो रहा, कुछ साल जिंदगी बची है। इन वर्षों में मैं करूंगा आप जैसे तमाम लोगों के जो खोपड़े में गोबर भरा है सांप्रदायिकता का, जातिवाद का, वो गोबर हटा के भेजा मुझे डालना है, और वो मैं कर रहा हूँ, धीरे धीरे करता चलूंगा जब तक मैं जिंदा हूँ। सर, एक जो कोशिश होती है सरकारों के लेवल पर, सरकार के स्तर पर, तो क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश तीनों को ही जोड़ लें, या भारत पाकिस्तान के बीच में जो विदेश नीति है उसमें जो इतनी अस्थायित्व है, बार बार जो है अप्स एंड डाउन्स है, उससे आपको लगता है कि कहीं किसी रास्ते पे पहुंच सकते हैं? किसी दिन हम बातचीत के लिए तैयार होते हैं, किसी दिन हम कोई अप्स एंड डाउन नहीं, गले मिलते हैं, किसी दिन गोलियां चलाते हैं। कोई अप्स एंड डाउन नहीं है। जब तक पाकिस्तान का अस्तित्व रहेगा, दुश्मनी चलती रहेगी। क्योंकि बनाया गया था पाकिस्तान इसी उद्देश्य से कि हिंदू मुसलमान लड़ते रहे, हिंदुस्तान पाकिस्तान लड़ता रहे, ताकि कमजोर रहे और एक मॉडर्न इंडस्ट्रियल जायंट के रूप में उभर के ना आए। कोई बेसिक डिफरेंस नहीं है। देखिए, कभी दोस्ती नहीं हो सकती हिंदुस्तान पाकिस्तान में, क्योंकि अगर दोस्ती हो गई तो फिर पाकिस्तान का वजूद ही खत्म हो जाता है। क्यों बनाया गया पाकिस्तान? तो फिर यूनिफिकेशन में भी तो वही बात। अरे भाई, बोलने दीजिए। मैंने एक लेख लिखा है, द ट्रूथ अबाउट पाकिस्तान। वो पाकिस्तानी अखबार द नेशन में छपा था, और गूगल में देख सकते हैं। उसका शीर्षक है द ट्रूथ अबाउट पाकिस्तान। उसको आप पढ़ लीजिएगा। उसमें मैंने बताया कि क्यों बनाया गया पाकिस्तान। ये बिल्कुल आर्टिफिशियल कंट्री है। और देखिए, वो जो लेख मैंने कहा ना, हिस्ट्री इन द सर्विस ऑफ इंपीरियलिज्म, जरूर पढ़ लीजिएगा, गूगल पे मिल जाएगा। तो ये पूरी नीति थी डिवाइड एंड रूल की, और ये टू नेशन थ्योरी की, हिंदू मुसलमान दो अलग अलग नेशन हैं, बिल्कुल बोगस थ्योरी थी। मगर उसी के आधार पे बना पाकिस्तान। वरना पाकिस्तान बनाने का मकसद क्या था? यही था कि मुस्लिम सेपरेट नेशन है। मगर सेपरेट नेशन अगर मुस्लिम को मानेंगे, तब तो आपको दुनिया के करीब करीब हर देश का विभाजन करना पड़ेगा। इंग्लैंड में तमाम मुसलमान हैं, अमेरिका में मुसलमान हैं, फ्रांस में 10% जनता मुसलमान है, जर्मनी में मुसलमान, जो सबको टुकड़े कीजिए हर देश को। ये बेवकूफी के विचार। हर देश में तमाम मजहब के लोग रहते हैं। आपको देखिए, एक ही पॉलिसी चल सकती है हिंदुस्तान में, वो महान मुगल बादशाह अकबर की पॉलिसी, जिसको कहते हैं सुलह-ए-कुल। सुलह-ए-कुल का मतलब है सब मजहबों को बराबर इज्जत दो। ये अभी भी जो हिंदुस्तान खड़ा है, ये अकबर बादशाह ने जो नींव डाली थी, उसी के आधार पर चल रहा है। इसीलिए मैंने एक ब्लॉग डाला है,
अपने ब्लॉग सत्यम ब्रुयात पे, उसका नाम है एम्परर अकबर, द रियल फादर ऑफ द इंडियन नेशन। जो आज जो चल रहा है हिंदुस्तान, उसी ने जो नींव डाली उसी पे चल रहा है। लेकिन एक बात बताइए, आप कह रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान में दोस्ती नहीं हो सकती क्योंकि दोस्ती होगी तो वजूद खत्म हो जाएगा, तो यूनिफिकेशन में भी तो पाकिस्तान का वजूद खत्म होगा। देखिए बिल्कुल खत्म होगा, हम एक मुल्क बनेंगे। फिर पाकिस्तान कैसे तैयार होगा इस बात के लिए? नहीं, बिल्कुल तैयार होगा। देखिए मैं बता रहा हूँ, आप जरा सोचिए, आज तैयार नहीं होगा, कल तैयार नहीं होगा, मगर 10, 15, 20 साल में तैयार हो जाए। सारी वहां की जनता को हमें धीरे धीरे परसुएट करना। देखिए कोई जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं। वी हैव टू ग्रेजुअली परसुएट पीपल की हमारी विचार में सत्य है। देखिए सत्य में बड़ी शक्ति होती है। मैंने बताया जैसे कोपरनिकस ने कहा था कि पृथ्वी जाती है सूरज के राउंड, उसको मान्यता प्राप्त करने के लिए 100, 150, 200 साल लगे, क्योंकि बाइबल के खिलाफ था, बाइबल उल्टी बात कहती थी। तो तुरंत सत्य के विचार नहीं माने जाते हैं, अक्सर ऐसा होता है। मगर अगर वो सच है तो एक दिन आएगा जब वो माने जाएंगे। लेकिन तो लिहाजा जो ठीक है, मैंने जो बताया कि वास्तव में हम एक ही मुल्क हैं, और ये अंग्रेजों ने बदमाशी करी कि हमको विभाजन कर दिया, 2 नेशन थ्योरी, जो बिल्कुल बोगस थ्योरी के आधार पे। तो लिहाजा हम एक दिन रियूनाइट होंगे, मगर टाइम लगेगा, 15-20 साल लगेगा उसमें। 75 साल में हुआ नहीं, आप 15-20 साल की बात कर रहे हैं। आज की हकीकत क्या है कि हमारी दोस्ती जो है वो हर दिन बिटरनेस में बदलती जा रही है। और आप नहीं बदल रही है। की बात कर रहे हैं। नहीं, बिटरनेस में बिल्कुल नहीं बदल। देखिए ये कोशिश की जा रही है, ये प्रचार जरूर हो रहा है हिंदुस्तानी सरकार से भी और पाकिस्तानी सरकार से भी कि लड़वाओ हिंदू मुसलमानों मगर आम जनता को धीरे धीरे अब समझ आ रहा है कि हम लोग दुश्मन नहीं है एक दूसरे के। मेरे तमाम मुस्लिम दोस्त हैं, और जो इंडियन रियूनिफिकेशन एसोसिएशन बनाया है, मैं उसका चेयरमैन हूँ, तमाम लोग उसमें अब धीरे धीरे जुड़ते जा रहे हैं। तो ये बीज बो दिया है हमने। तो आपने अपने दोस्तों को कहा कि वो आतंकवादी हमले ना करें हिंदुस्तान पर, पहले कदम पर तो ये करना पड़ेगा ना। आप तो भाषण देना तो जवाब दिया, आपने सुना नहीं जवाब मेरा। वो करेंगे आतंकवादी। सिपाही जो है, जो पाकिस्तानी सिपाही और हिंदुस्तानी सिपाही, जो उसको आदेश आया वो करेगा, उसको करना है, ऊपर से आदेश आया है। सवाल उसका नहीं है, उस पे नहीं सवाल, आप पब्लिक पे मैं कर रहा हूं कि आप लोग अपनी सोच बदलिए। सिपाही को तो सोचना ही नहीं है, जो ऊपर से आदेश आया बिल्कुल आंख बंद करके फॉलो करना। आप लोग जो पब्लिक हैं, मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं, आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि हकीकत समझिए। हकीकत है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान एक देश, पड़ोसी तो होते हैं, जब 2 लोग होते हैं तो पड़ोसी हो सकते हैं। अगर एक ही है तो आप अपने पड़ोसी थोड़ी हो सकते हैं। ये विभाजन ही फर्जी था भाई, ये पाकिस्तान एक फर्जी मुल्क है। तो लिहाजा हेलो, हाँ जी। तो लिहाजा हम फिर एक होंगे, मगर 15-20 साल लगेगा। धीरे धीरे परसुएट करना, समझाना है लोगों को, धीरे धीरे इसमें वक्त लगेगा। क्योंकि जो जहर बोया गया 1857 से, जो हम लोगों में हिंदू मुसलमानों में दुश्मनी अंग्रेजों ने बनाई, उसको हटाने के लिए 1 साल 2 साल नहीं, इसमें 15-20 साल लगेंगे। धीरे धीरे लोगों को समझाना कि हम लोग दुश्मन नहीं है। देखिए मजहब तो हर मुल्क में कई मजहब होते हैं, तो क्या वो लोग सब लड़े एक दूसरे से और कहें कि बंटवारा करो हमारे मुल्क का? अरे भाई जियो और जीने दो। जो अकबर मुगल बादशाह की नीति थी कि सुलह कुल, सब मजहबों को बराबर इज्जत दो, उसी पे चल सकता है। वरना देखिए इतनी विभिन्नता है इस देश में, इस मुल्क में। इट इज अ कंट्री ऑफ सच ग्रेट डाइवर्सिटी कि एक ही तरीका है इसको चलाने का, वो अकबर बादशाह के दिखाया रास्ता है कि सबको बराबर इज्जत दो, चाहे हिंदू, चाहे मुस्लिम, सिख, ईसाई, तभी चल सकता। वरना तो भाई आप लड़ते रहिए फिर आपस में, और कमजोर रहिए और गरीब रहिए। वो ठीक है। बात आखिरी बात मैं पूछ रहा हूँ, क्या आपको लगता है ये प्रैक्टिकल बात कि जैसे ही आप ये बात करेंगे तो पाकिस्तान को लगेगा कि जस्टिस काटजू जो है वो पाकिस्तान के वजूद को खत्म करने की बात कर रहे हैं? इसको प्रवचन की तरह से मत बताइए, मुझे साफ बात बताइए, क्या पाकिस्तान इस बात के लिए तैयार होगा कि वो अपने वजूद को खत्म कर दे? मैं जवाब दूं, जरा 2 मिनट टाइम सुनिएगा मुझे। देखिए एक तरफ तो आपकी बात सही है, हमारा जो IRA, इंडियन रियूनिफिकेशन एसोसिएशन,
इसमें हम बहुत ही इक्का दुक्का छोड़ के पाकिस्तानी नागरिकों को अपना सदस्य नहीं बना पाए, क्योंकि वो डरते हैं कि सदस्य बन गए तो उनपे स्टेट अथॉरिटीज का हमला हो जाए, उनको पकड़ लिया जाए, सेडिशन चार्ज वगैरह। बांग्लादेश के कुछ लोग बने थे हमारे मेंबर, बाद में वो भी उन्होंने कहा साहब हमारे ऊपर तो इन्वेस्टिगेशन होने लगा है, गवर्नमेंट करने लगी, तो वो भी भाग खड़े हुए। बात सही है। तो मुझसे बात किया और ऑफिस बेरर ने कि ऐसा ऐसा हो रहा। मैंने कहा देखो कोई घबराने की बात नहीं, ये तो होना ही था, मगर अगर हमारी बात सच है कि हम एक ही मुल्क हैं तो ठीक है, उसमें वक्त लगेगा, हमारी बात को एक्सेप्ट करने में वक्त लगेगा, मगर धीरे 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 एक्सेप्ट होगी अगर बात सत्य है। और मैं तो बिल्कुल कन्विंस्ड हूँ, मेरी बात बिल्कुल सच्ची है कि हम एक ही मुल्क हैं, तो कोई मैंने कहा परेशानी की बात नहीं। आप मैंने कहा देखिए बड़ा लंबा संघर्ष है, यह 15-20 साल का संघर्ष है हम लोग का इंडियन रीयूनिफिकेशन का। मैं दुनिया में नहीं रहूंगा, मैंने ये अपने चेलों सारे जो और ऑफिस बेरर्स हैं मुझसे आधी उम्र के हैं, मैंने कहा देखो तुम तो रहोगे दुनिया में, मैं तुमको पहले से पाठ सिखा देता हूँ, क्योंकि मैं नहीं रहूंगा 15-20 साल और 75 साल का हो रहा हूँ, मगर तुम लोग जीवित रहोगे तो मैं तुमको अपनी जो ज्ञान है मैं तुमको दे रहा हूँ, ताकि वो ज्ञान तुम औरों को फैलाओ। कि ये बिल्कुल हमको बेवकूफ बना दिया गया कि 2 नेशन थ्योरी, हिंदू मुसलमान 2 सेपरेट नेशन है, ये सब फ्रॉड था अंग्रेजों की। बिल्कुल इट इज सो ऑब्वियस, इतना स्पष्ट है कि अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो फिर भूसा भरा मैं क्या करूं, कितना भूसा हटाऊं आपकी खोपड़े से। ये कोई दुश्मनी, मेरे इतने मित्र हैं मुसलमान देश मित्र हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता हिंदू मुस्लिम, बल्कि मेरे पाकिस्तानी मित्र, मैंने बताया ना स्काइप पे मैं अक्सर बात करता रहता हूँ। हिंदू मुसलमान और पाकिस्तान हिंदुस्तान को कंफ्यूज कर रहे हैं। हिंदुस्तान और पाकिस्तान दो अलग चीज है, हिंदुस्तान हिंदू और मुसलमान एक अलग चीज है। पाकिस्तान बना था इस्लामिक स्टेट ना, वो ठीक है, लेकिन हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान जो है ना, हिंदू पाकिस्तान नहीं है, सॉरी। देखिए मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन में तो लिखा हुआ है कि हिंदुस्तान एक सेकुलर कंट्री है, आपकी बात सही है। मगर कॉन्स्टिट्यूशन तो एक कागज का टुकड़ा है, जो ग्राउंड रियलिटी है वो बहुत फर्क है। कॉन्स्टिट्यूशन में कहना कि हिंदुस्तान सेकुलर मेरी बात पूरी, अरे भाई आप कंप्लीट नहीं कर रहे। हिंदुस्तान में कोई मुसलमानों को पाकिस्तानी मानता है क्या? मैं जवाब दे सकता हूँ जी, आप सुनिए, जवाब सुनिए ना, आप सवाल पूछते हैं जवाब सुनने को तैयार नहीं है। तमाम लोग कहते हैं, आप जानते हैं क्या हो रहा, इतना पोलराइजेशन की कोशिश की गई इधर कई सालों से कि ये इसको छोड़िए जो लिंचिंग हुई मुस्लिम्स की और जो और अटैक्स हुए दिल्ली में मुस्लिम पे, मुझे जो खबर मिलती रहती है कि स्कूलों में कई बच्चे, जैसे मेजॉरिटी तो हिंदू हैं, वो अपने मुस्लिम बच्चों से कहते हैं कि तुम पाकिस्तानी हो, तुम तो, तुम्हारे फादर क्या बम बनाते हैं। ये जहर बोया गया डीप डाउन इवन इन स्कूल्स। बहुत पोलराइजेशन हुआ है इंडिया में। क्या, मैं तो गया था अमेरिका सितंबर 2019 से मार्च 2020 तक रहा, 6 महीने रहा, मेनली कैलिफोर्निया में, जो कि इतना विकसित देश है, मॉडर्न कंट्री। वहां जो एनआरआईज हैं बिल्कुल पोलराइज्ड है। 90-95% जो हिंदू एनआरआईज हैं वो बिल्कुल बीजेपी सपोर्टर हैं और मुस्लिम बहुत कम है। तो इवन डेवलप कंट्री में ये हाल है। तो लिहाजा बिल्कुल कोशिश बहुत की गई है कि हम लोगों में ये जहर बोया जाए सांप्रदायिकता का। मगर मैंने कहा कि देखिए ये टेम्परेरी ये सक्सीड कर सकता है, लॉन्ग रन में ये सक्सीड नहीं कर सकता, क्योंकि जो इंडिया का जो नेचर है, इट इज अ कंट्री ऑफ ग्रेट डाइवर्सिटी। इसका वजूद यही है, इसका आइडेंटिटी है। इट इज अ कंट्री ऑफ ग्रेट डाइवर्सिटी बिकॉज इट इज द कंट्री ऑफ इमिग्रेंट्स। जो मैंने बताया, एक मेरा लेख है व्हाट इज इंडिया, उसमें पढ़िए कि 92-93% लोग जो हिंदुस्तान में आज रहते हैं, इंक्लूडिंग यू एंड मी, हमारे पूर्वज यहाँ के रहने वाले नहीं थे, विदेश से आए थे, मेनली नॉर्थ वेस्ट से। ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स आर ओनली द प्री ड्रेविडियन ट्राइबल्स, जो मुश्किल से 6-7% हैं हिंदुस्तान में, जैसे भील, गोंड, संथाल वगैरह। बाकी हम लोग सब एक तरीके से विदेशी हैं हिंदुस्तान में। जैसे इंडिया इज लाइक नॉर्थ अमेरिका, इट इज अ कंट्री ऑफ इमिग्रेंट्स। तो जो इमिग्रेंट्स आते थे अपना मजहब, अपनी जुबान, अपना कल्चर, तौर तरीके लेके आते थे, इसीलिए इतनी डाइवर्सिटी हिंदुस्तान में, बिकॉज इट इज अ कंट्री ऑफ इमिग्रेंट्स। तो इसको अगर आपको चलाना है तो सबको बराबर इज्जत दीजिए,
तभी चल सकता है, वरना तो टुकड़े टुकड़े ये मुल्क एक दिन नहीं चल सकता। इतनी विभिन्नता है आप में और वो नागालैंड के लड़के में। क्या चीज कॉमन है? आप हिंदू हैं, वो क्रिश्चियन है। आपके कॉकेशियन फीचर्स हैं, उसके मंगोलॉइड फीचर्स हैं। आपकी जुबान फर्क है, आप प्लेन्स पे रहते हैं, वो पहाड़ों पे रहता है। कोई चीज कॉमन नहीं है। तो जब तक अगर आप नहीं उसको इक्वल रिस्पेक्ट देंगे, वो कहेगा भैया हम चले, हम अपना मुल्क बनाएंगे, हम क्यों हिंदुस्तान में रहें। आपको सबको बराबर इज्जत देनी है। इतनी डाइवर्सिटी है इस कंट्री में, जैसे आई थिंक किसी मुल्क में दुनिया में इतनी डाइवर्सिटी नहीं जितनी इंडिया में। तो आपको चलाना तो वही तरीका है जो मुगल एम्परर अकबर का था, सबको बराबर इज्जत दो, सुलह कुल। तभी चला मुगल एम्पायर सैकड़ों साल। मुगल एम्पायर लास्टेड फॉर सच ए लॉन्ग टाइम, क्योंकि जो नींव डाल दी थी, फाउंडेशन इतना तगड़ा डाल दिया था अकबर ने कि सैकड़ों साल चला। तो वही तरीका है आपको चलाने का, और इसीलिए हम लोगों ने वो संगठन बनाया है इबादत खाना। आप भी उसमें देखिएगा हमारे वेबसाइट में और यूट्यूब में, इबादत खाना, जिसका उद्देश्य है कि इंटरफेथ हार्मनी प्रमोट करना। वही तरीका है हिंदुस्तान को चलाने का। ठीक है सर, चलिए हम चाहते हैं कि आपकी जो उम्मीद है और आपका जो प्लान है वो सफल हो। कितना सफल होता है इस पर तो अभी मैं नहीं कह सकता, लेकिन पूरा सफल होगा, समय का बात है। देखिए, मगर डिफरेंस हो सकता है कि वक्त कम लगेगा कि ज्यादा लगेगा। मैं भी समझता हूँ 15-20 साल लगेगा, कोई जल्दी में सफल नहीं होगा। जो जहर बोया गया है उसको हटाना कोई आसान नहीं है। मगर हम लोग तो बिल्कुल देशभक्त है, हमें कोई जल्दीबाजी नहीं है। हम अपना काम करते चलेंगे, सफल तो होगा, पूरा सफल होगा, इसमें कोई शुबा ना रखिए। शुबा बस इतना है कि कितना वक्त लगेगा, क्योंकि ट्रूथ विल प्रिवेल। पृथ्वी जाती है सूरज के अराउंड। ये पूरा सफल रहा, पूरा विचार सफल रहा, मगर यह कि समय बहुत लगा। तो समय बहुत लग सकता है, 15-20-25 साल लग सकता है, मगर होना तो है ही। हम एक हैं, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, हम एक मुल्क हैं भाई। ठीक है सर, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपके विचारों से मैं बहुत प्रभावित हूँ कि आप जो बात करते हैं उसको बात को लोग आगे तक बढ़ाएं। बहुत शुभकामनाएं आपको। आप अपना ध्यान रखिए और उनका ध्यान रखिए जो आपका ध्यान रखिए। शुक्रिया सर। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।